अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रुस्तम। एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट्स स्टडी कर लिए थे, अब हम उसका दूसरा हिस्सा स्टडी करने जा रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ फेमस पर्सपेक्टिव्स, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड द स्टेटस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशली इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वाले टॉपिक्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले देखते हैं कि पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। ये हमारी आउटलाइन है, इसमें हमने तीन इसके जो पहले टॉपिक्स हैं इब्तदाई वो वाले स्टडी कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट 4 टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। सो पर्सपेक्टिव बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को देखने का एक वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ जजिंग है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक नज़रिया है, एक अप्रोच है कि कोई भी मेंटल एबनॉर्मेलिटी या मेंटल प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, उसकी रीजंस क्या हैं और उसके सोल्यूशन क्या हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंस दिए हैं। अब वो हर इंसान को अगर हम डीपली अलग अलग स्टडी करते तो वो मुश्किल हो जाना था। इसलिए कुछ स्कूल ऑफ थॉट बना दिए गए और उस स्कूल ऑफ थॉट में उनको, जिनकी सोच एक जैसी थी, उनको उस एक एरिया में डाल दिया गया कि ये कहते हैं साइको डायनामिक स्कूल ऑफ थॉट वाले जो हैं वो ये कहते हैं कुछ अनकॉन्शियसली डिज़ायर्स होती हैं जिसकी वजह से मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होती हैं, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं जिनकी फिक्सेशन की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिर बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं उसमें जितने भी थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनका जो सेम आइडियोलॉजी है वो यही है कि कोई इंसान की जो बॉडी है, कोई जिस्म है, कोई न्यूरॉन्स हैं, इनमें जब इम्बेलेंसेस होती है, कुछ केमिकल्स हैं, तो उसकी वजह से मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो कोग्निटिव वाले हैं वो कहते हैं कोग्निशंस हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ स्कीमाज हैं, कुछ बिलीफ्स डेवलप हुए हैं जिनकी वजह से कुछ इसी तरह फेमस पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो पर्सपेक्टिव किसी भी मेंटल एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर को लेकर अपनी एक अप्रोच बताते हैं, अपना एक नज़रिया बताते हैं, अपनी रीजंस बताते हैं और अपना सलूशन बताते हैं। इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन सब को डीपली स्टडी करता है और देखता है कि ये बीमारी, ये मेंटल एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर क्यों क्रिएट हुआ है। तो वो सारे स्कूल ऑफ थॉट को अप्लाई करने के बाद उसका सलूशन निकालता है। इसलिए ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के बहुत फेमस जो पर्सपेक्टिव्स हैं आज हम इसमें देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है या पर्सपेक्टिव या अप्रोच है वो साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ पर्सपेक्टिव है। ये सिगमंड फ्राइड इसके फादर हैं। इमर्ज फ्रॉम द साइको एनालिसिस द टॉक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ये सिगमंड फ्राइड इसका फादर है, फादर फिगर कंसिडर किए जाते हैं। वो कहते हैं कि जो भी क्लाइंट आते हैं, पेशेंट आते हैं, या तो उनकी कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, वो लिबिडो उसका नाम देता है, उनकी वो पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, वो डिज़ायर जो है वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होती हैं। या फिर वो इस तरह करते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इतने हैवी होते हैं जिनकी वजह से वो मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। अब ये जो साइको डायनामिक अप्रोच है, स्कूल ऑफ थॉट है, इनका ये जो पर्सपेक्टिव है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ। कुछ कल्चर की वजह से गैप्स हैं, लोग ये चीज़ें शेयर नहीं करते। सेक्स इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। इंसान की बुनियादी ज़रूरत है सेक्स, बिल्कुल इसी तरह जैसे खुराक, पानी, ग़िज़ा, ये सारी चीज़ें। अगर ये बंदा ना खाए, खुराक ना खाए, ऑक्सीजन ना ले, तो बंदे की डेथ हो जाती है। इसी तरह अगर आपको ये सेक्सुअल नीड भी फुलफ़िल नहीं होती तो आपके साथ बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हमारे यहाँ ये जो लेट मैरिजेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी वजह से आप फिर कहीं ना कहीं बुराई करेंगे क्योंकि ये नीड है, इसने बाहर निकलना ही निकलना। तो फिर अपनी भूख ख़त्म करने के लिए आप कहीं ना कहीं और सहारा लेंगे, किसी बुराई की तरफ जाएंगे। इसलिए जब बच्चे यंग होते हैं तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है, मज़हब भी यही कहता है, हर मज़हब में ये चीज़ है। और सबसे अच्छा इस ज़रूरत को पूरा करने का जो तरीका वो निकाह है। आप शादी करें, अपनी नीड पूरी करें। तो हमारे यहाँ ये इसकी वजह से लेट मैरिजेस होती हैं, फिर ये रिलेशंस बनते हैं, इमोशंस का टकराव होता है। तो ये इससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिर इसने एक टेक्निक बताई थी, टॉक मेथड। ये कहता था जो क्लाइंट आता है, जो पेशेंट आता है, उसको कहो जो कुछ भी है आप लिख दो, बता दो, बोल दो, वो टॉक करो, उससे बात करो, शेयर करो। सब कुछ जब शेयर कैथारसिस होगा तो वो जो मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ख़त्म, तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। याद रहे, जब हम शेयर कर देते हैं किसी को अपना दुख, तो उससे हमारा शायद हमारा दुख कम ना हो, लेकिन उसका जो दर्जा है, जो लेवल है, वो कम हो जाता है। इसलिए चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े हों तो वो खामोश हो जाते हैं, बात बात करना तक छोड़ देते हैं। तो बात करना मसाइल का हल होता है, बात ना करना मसाइल का हल नहीं होता। इन
12 to make the patient conscious or aware of his related to sex and aggression buried in his unconscious by the use of free association and इसका नाम उसने दिया था फ्री एसोसिएशन जिसमें टॉक मेथड था टॉक शेयर करो एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्लाइंट्स ट्रांसफेरेंस toward the therapist and early childhood experiences shaping the current psychological state of the client अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ये तीनों चीज़ों को उसने हाईलाइट किया था अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और सेक्सुअल डिज़ायर्स अनकॉन्शियसली बेसिकली सेक्सुअल ही होती हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट अब ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई थी of clinical psychology was developed in 1950 as a reaction of behaviorism and psychoanalysis psychoanalysis और behaviorism की रिएक्शन में ये आई थी कॉर रॉजर और अब्राहम मैस्लो भी इसके फादर फिगर कंसिडर किए जाते हैं पियर्सन सेंट्रल थेरेपी पीसीटी ये वाली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी विक्टर फ्रैंकल एंड रोलो मेज एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी विच सीक्स टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ होल पर्सनैलिटी इंस्टेड ऑफ द ओनली अनकॉन्शियस और फ्रैगमेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इन्होंने कहा था सिर्फ अनकॉन्शियस या जो बिहेवियर्स हैं इनको देख कर पर्सनैलिटी को ना देखें उसकी होल जो है एज अ होल ह्यूमनिज्म ह्यूमनिस्टिक वो एग्जिस्ट करता है उसका अपना वजूद है इन सारी बुनियादों पर आप उसको सिर्फ उसके अनकॉन्शियस या उसकी सेक्सुअल डिज़ायर की बुनियाद पर एबनॉर्मल या मेंटल ना करार दो बल्कि वो इंसान है उसके बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको स्टडी करो और फिर आपको पता चलेगा कि इसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई है इसमें कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या निकाला जाए ये उन्होंने अप्रोच दी थी पीसीटी इसकी मदद से उसका क्योर किया जाता था कॉग्निटिव थेरेपी बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ये डेवलप करते हैं सीबीटी और इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इसको देखते हैं डिवेल्प फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड रैशनल इमोटिव बिहेवियर ये सीबीटी उन्होंने एक सीबीटी कॉग्निशन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपीज ये दो फेमस थेरेपीज़ हैं जो कि एलन बैक और दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट थे फेमस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी अब ये सबसे ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सीबीटी और इमोटिव बिहेवियर थेरेपी ये फेमस थेरेपीज़ हैं जितनी भी मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है इमोटिव थेरेपी बेस्ड on the theory of cognition emotions and behavior the misinterpretation of the world misinterpretation यानी जो दुनिया है उसकी हम मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं बहुत सारे गलत नज़रियात स्कीमास इमेजेस स्केच हमारे माइंड में बन जाते हैं मतलब बचपन में किसी ने बुरी बात कर दी हमारे साथ किसी खास बंदे ने चाहे वो हमारा कितना भी करीबी हो वो एक स्केच बन गया बस उसी बुनियाद पर उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ होंगी अच्छी बातें होंगी वो हम उसी स्केच में रख के देखेंगे सोचेंगे तो उससे फिर क्या होगा वो बंदा ही हमें गलत नज़र आएगा क्योंकि उसका एक हमने पहले जहन में एक पिक्चर बना ली कि ये बंदा गलत है तो उसकी हर बात ही हमें गलत नज़र आएगी वर्ल्ड थ्रू स्कीमाज और बिलीव्स ये स्कीमाज यानी हम समझते हैं कि एमओ कॉलेज के सारे बच्चे ख़राब हैं अब हमने एक तस्वीर बनाई हुई है उसके अंदर कितने अच्छे बच्चे हैं कितने अच्छे असातिज़ा हैं कितना अच्छा माहौल है उन सारी चीज़ों को हम इनकार करेंगे क्योंकि हमने एक स्कीमा बना लिया है मजबूत स्कीमा सारे एमए कॉलेज के बच्चे जो है ना वो ख़राब हैं तो इसी तरह बिलीफ्स बन जाते हैं वो मजबूत किस्म के इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है कॉजेज इमोशनल डिस्ट्रेस एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सीबीटी हेल्प्स द पेशेंट टू आइडेंटिफाई हिज बाइस्ड thoughts and reaction through desensitization socratic questioning and keeping a cognition ऑब्जर्वेशन लॉग यहाँ पे देखते हैं कि सीबीटी जो है ये काम कैसे करती है सॉरी यहाँ पे मैं मेरी गली साथ करीब है घर के तो यहाँ पे काफ़ी शोर आता है उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ वक्त निकाल के सीबीटी स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये तीन चीज़ें हैं यानी बिहेवियर कॉग्निटिव जो हिस्सा होता है ये आपको कहलाती हैं कॉग्निशंस थॉट्स ये इसी में आते हैं ठीक है और फीलिंग्स ये तीन चीज़ें अब देखिए काम कैसे करती है आपका बिहेवियर क्या है थॉट से डिवेल्प होता है अगर आपने गलत सोचा इफ़ यू थिंक बैड you definitely feel bad and definitely you react or behave bad यानी अगर आपका ख्याल ही मनफी है आप महसूस भी मनफी करेंगे और आप बिहेव भी मनफी करेंगे मसलन आप समझते हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं एक औरत है वो समझती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं मुझे इग्नोर कर रहे हैं अब वो समझ रही है कि मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहे हैं इसी बुनियाद पे जब उसके हस्बैंड आएंगे तो वो उसको देखते ही वो फील करेगी कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसने सोचा ना उसने गलत सोचा वो गलत फील करेगी और जब उसने हस्बैंड के साथ मिलना है मुलाकात करनी है उसे पानी देना है चाय देनी है उसे खाना देना है उस वक्त उसका बिहेवियर भी
बुरा ही होगा। वो उसको बड़ी गुस्से के साथ और बड़ी उसकी आंखों में सरजनिश और गुस्सा और वो जो थॉट खड़ा है पीछे, बिलीव खड़ा है, स्कीमा खड़ा है, उस बुनियाद पे वो उसके साथ बिहेवियर भी गलत किस्म का इस्तेमाल करेगी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। इससे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट थे, थिंकर्स थे, वो समझते थे ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एरन एरन टी बैक जो कि फादर है सीबीटी का, उसने ये क्लेम किया, ये वाजिया किया कि ये तीनों चीज़ें लिंक करती हैं। फिर वो कहता है अगर आप सवाल करते हैं, उस बीवी से सवाल करें या कोई भी क्लाइंट जब आता है इस तरह का, उससे आप सवाल करें कि क्या आपने, आपके हस्बैंड ने आपसे कहा है कि वो आपके साथ अच्छा नहीं रहा, उसने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आप, ये सारे सवाल जब आप पूछेंगे उस क्लाइंट से, उस औरत से, तो वो कहेगी नहीं उसने तो नहीं कहा। देन वाई यू आर थिंकिंग सो नेगेटिव? अगर उसने नहीं कहा, अगर तुम्हारे बच्चे ने नहीं कहा कि मैंने खाना नहीं खाना, अगर तुम्हारे बच्चे ने नहीं कहा कि मैंने स्कूल नहीं पढ़ना, नहीं जाना, नहीं मुझसे पढ़ाई नहीं होती, ये सारी बातें जितने भी क्लाइंट्स हैं इस तरह के जो आते हैं, जो जिन्होंने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बनाए होते हैं, अगर उनके बच्चों ने, उनके वालिदैन ने, उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने, उनके पार्टनर्स ने ये बातें नहीं की होती, तो वो क्यों इतना नेगेटिव सोच सोच के अपने आप को बैड फील करवाते हैं और उसकी वजह से उनके बिहेवियर्स बैड हो जाते हैं। अब वो अगर बीवी अपने हस्बैंड के साथ बैड बिहेवियर से पेश आएगी तो डेफिनेटली वो भी आगे रिएक्ट करेगा, वो भी बैड बिहेवियर से, यहाँ से तलाक हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। इसीलिए ये जो बिलीफ है, ये जो थॉट्स हैं, कॉग्निशंस हैं, इनको जब तोड़ा जाता है तो फिर वो फील भी अच्छा करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं और उनके बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं। वही औरत को अगर ये कह दिया जाए हो सकता है तुम्हारा शौहर मसरूफ़ हो, वो अपने काम में इतना मसरूफ़ हो इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हो, ये बातें जब साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसके जहन में ले आएगा तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो अच्छा फील करेगी, फिर वो उसकी खिदमत करेगी। तो उस तरह उनका रिलेशन बरकरार रहेगा और उसकी जो मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, जो जहन में एक स्केच बना हुआ था, बिलीव बना हुआ था, वो टूट जाएगा, उसका बिहेवियर उसका वो नॉर्मल हो जाएगी। सो इस तरह सीबीटी काम करती है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है और हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसमें एक्सपर्ट होता है। इसी तरह इमोटिव बिहेवियर भी काम करती है। सो यहाँ पे और भी कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं। सिस्टम्स और फैमिली थेरेपी, ये पूरी फैमिली को डील करती है और उसमें हर हिस्से पे काम करती है, जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करती है। फाउंडेड बाय जॉन गॉटमैन, एमिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इस्टेब्लिशिंग हेल्दी रोल्स। ये कम्युनिकेशन ख़त्म होगी ख़ानदानों में, एक दूसरे से बात नहीं करते, हर कोई अपने मोबाइल लैपटॉप में मसरूफ़ है। एक दूसरे फैमिली के साथ बातें करें, शेयर करें, गुफ्तगू करें, हंसें खेलें। एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी एम्फसाइज द क्लाइंट्स एबिलिटी टू सेल्फ अवेयर फ्रीली मेक चॉइसेस इन प्रेजेंट, एस्टैब्लिश पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स एंड कोप विद द नेचुरल एंजाइटी ऑफ लिविंग। मल्टी कल्चरलिज्म ने कितना गलबा कर लिया है। यहाँ पे हम हैं पंजाबी, हम कोशिश करते हैं हम इंग्लिश बोलना चाहें, हमारे लहजे पंजाबी हैं और हम इंग्लिश को उर्दू में बोल रहे होते हैं, यानी आधे अल्फाज उर्दू के और आधे अल्फाज इंग्लिश के, वहाँ पे इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। या तो आप इंग्लिश बोल लें, या फिर आप पंजाबी बोल लें, या फिर आप उर्दू बोल लें। हमारे यहाँ पे तीनों तीनों ज़ुबानें इकट्ठी हुई हैं। फिर उन ज़ुबानों के साथ हमारे लिबास भी, हमने जूते जो हैं वो पंजाबी पहने हुए हैं, ऊपर जो कपड़े हैं वो इंग्लिश पहने हुए हैं और जो मेकअप है वो उर्दू किया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो मल्टी कल्चरलिज्म है, इसलिए हमारी जो खुराक है उसको देखें आप, तो वो सारी डिफरेंस, ये जो बर्गर पिज़्ज़ा ये हमारी खुराक नहीं है, हमें अपनी खुराक से नफरत होगी। दूध लस्सी दही, इनसे तो आज का डिजिटल जो जिसने अंग्रेज़ी पढ़ ली है वो नफरत करने लग गया है। सो आपने अपनी खुराक को छोड़ दिया, अपनी बुनियाद को छोड़ दिया, अपनी ज़ुबान से नफरत हो गई है। पंजाबी बोलते हुए लोग नफरत महसूस करते हैं, बल्कि हमारे माशरे में तो पढ़ा लिखा ही उसी को कहते हैं जिसे अंग्रेज़ी आती है, जिसने पैंट कोट पहना हुआ है। पैंट कोट चाहे उसने लंडे से लेकर पहन लिया, लेकिन आप समझेंगे ये बड़ा पढ़ा लिखा है। हालांकि जिसने 5,000 का सूट पहना हुआ है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, आप उसे समझेंगे ये पेंडू है, ये जाहिल है। हो सकता है कि वो ज़्यादा लायक हो, आप ड्रेस की बुनियाद पे कह रहे हैं लायक कौन है नालायक कौन है। सो ये जो मल्टी कल्चरलिज्म है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके बिहेवियर पर। तो इनके जो बिलीव्स बनते हैं इनको भी तोड़ने के लिए इनको डीपली स्टडी करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इसके अकॉर्डिंग कुछ क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको भी स्टडी करके उनका इलाज किया जाता है। इसलिए ये भी एक पर्सपेक्टिव है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो असेसमेंट का, यानी जो क्लाइंट आते हैं उनको कैसे असेस किया जाए, कैसे टेस्ट किया जाए। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसमें साइकोलॉजिकली इंसान को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन वी डिफाइन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एज द पर्पज ऑफ मेजरमेंट psychology related the variables by means of devices or procedures designed to obtain a sample of behavior. Assessment क्या है? Is a systematic process of
mentoring or and using empirical data on the knowledge, skill, attitudes, and beliefs to refine programs and improve student learning. Psychological assessment is a process of testing that uses a combination of techniques to help arrive to some hypothesis about a person. यानी जितनी भी सारी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग करके उसको असेस करना, रिजल्ट्स निकालना और वो सारा फाइंडिंग करना और एक हाइपोथेसिस की तरफ जाना, ये पूरा एक जो अमल है इसको असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं जो पूरी साइकोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एबिलिटी टेस्टिंग, पर्सनैलिटी एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल। एबिलिटी में 3 कैटेगरीज हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, जितने भी इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, ये इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर अ पर्सनस जनरल पोटेंशियल टू सॉल्व प्रॉब्लम, अडेप्ट और नॉर्मल। यहाँ पे कुछ फेमस इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, इनकी 2 कैटेगरीज हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। पहला वर्बल, स्टैंड फॉर बीन इंटेलिजेंस स्केल, वेजलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। और नॉन वर्बल, रामन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड जो आप टेंडेंसी टू बिहेव समथिंग, to measure an individual aptitude in the field of verbal reasoning, numerical ability, abstract reasoning, clerical speed and accuracy। याद रहे जो ability testing है, ability testing abilities जितनी भी इंसान के पास है वो उसकी natural talent है। जो भी natural चीज़ें आपको कुदरती तौर पर मिली हुई हैं वो सारी abilities हैं। achievement test भी ability है, मतलब एक क्लास है और उस क्लास को पढ़ाया जाता है पूरा साल, और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, डिफरेंट किस्म की अचीवमेंट्स वो हासिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नेचुरली वो एक दूसरे से अलग हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है एबिलिटी टेस्टिंग। इंटेलिजेंस, कितने लोग, ये जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती है आर्मी में, नेवी में। इसी तरह एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये जो इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं, मेडिकल के टेस्ट होते हैं। अचीवमेंट के टेस्ट, ये आपका जो भी पेपर हो रहा है ये अचीवमेंट टेस्ट है, आपको साल पढ़ाया गया और किसने किया, क्या अचीव किया, वो हासिल किया जाता है। ये सारे अचीवमेंट में फॉल करते हैं। एप्टीट्यूड का ये एक फेमस टेस्ट है DAT, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इवेलुएट व्हाट एन इंडिविजुअल हैज़ लर्नड मयर प्रेयर एक्टिविटीज़, पिछली एक्टिविटीज़ में उसने क्या सीखा। अब दूसरा टेस्टिंग का जो हिस्सा है वो है पर्सनैलिटी टेस्टिंग। ठीक है, अब ये पर्सनैलिटी, एक इंसान की जो पूरा पर्सनल है, जो उसका पूरा एक शख्सियत है, वो कैसी है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, उनको डीपली स्टडी करना। ये किसी भी जॉब के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पे वो पूरी आपकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। आपका CGPA, आपके नंबर, आपकी ग्रेड्स कितने भी हों, लेकिन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत मैटर करता है, आप क्या हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहले इंप्रेशन से ही पता चल जाता है कि ये इंसान क्या है, इसकी गुफ्तगू कैसी है, ये बातचीत कैसे कर सकता है, उठता कैसे, बैठ, क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िट है या नहीं है। इस अमल के लिए पर्सनैलिटी टेस्टिंग होती है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी इसलिए मेजर करता है, वो देखता है कि इसको आखिर मेंटल प्रॉब्लम है क्या। जब क्लाइंट को देखा जाता है तो फिर ही पता चल जाता है कि इसको है क्या। पर्सनैलिटी टेस्ट आर टेक्निक्स डिजाइन टू मेजर वन पर्सनैलिटी। यहाँ पे कुछ इसकी मेजर 2 कैटेगरीज हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। याद रहे, ऑब्जेक्टिव जो आपकी कॉन्शियस हालत है, जो आप नज़र आ रहे हैं, उसको स्टडी करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्शन की बुनियाद पे जो आपकी छुपी हुई हैं, जो आपके अंदर हैं, इसके लिए कुछ एम्बिगुअस स्टिमुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें आपकी जो हिडन इमोशंस हैं उनका इज़हार किया जाता है। इंक बोर्ड टेस्ट हैं, ड्राइंग्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं। इसकी मदद से मसलन आपको कहा जाए कि एक ड्राइंग बनाएं, और ड्राइंग जब आप बनाएंगे तो उसमें पता चल रहा होगा, ड्राइंग से वाज़ेह हो रहा होगा कि इस बंदे की क्या सिलेक्शन है और ये किस पर्सनैलिटी में फॉल करता है। उसके पीछे की होगी, टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव हैं ये ट्रू फॉल्स टेस्ट होते हैं, यानी इसमें आपने ये बताना है कि ये दुरुस्त है या गलत है, फिर की बुनियाद पर मेजर किया जाएगा कि ये क्या है। यहाँ पे फेमस टेस्ट हैं पर्सनैलिटी के। ऑब्जेक्टिव में देखें MMPI, 16PF, बिग 5, आइजनेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। प्रोजेक्टिव में हम देखें TAT, रोशॉक इंपोर्ट टेस्ट, HTP, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट आर स्पेशली डिज़ाइन टास्क दैट आर यूज टू मेजर न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शन। जितने भी आप न्यूरॉन्स हैं उनकी जो केमिकल्स हैं, उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनका लेवल कम या ज़्यादा हो जाना, एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ कैसे लिंक करता है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना। देखें, आप मेडिकल किसी डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, उसका टेस्ट करवाओ, टेस्ट के बाद पता चलता है, क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ का एक टेस्ट होता है और मशीनरी पे इंसार हो रहा है। इसीलिए कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के बगैर उसको दवाई नहीं दे सकता, उस पर टेक्निक, कोई थेरेपी अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए उसका पहले टेस्ट किया जाता है, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या उसके न्यूरॉन्स में कोई डैमेज है। अगर हम उसे दवाई देते रहें लेकिन उसका तो कुछ मेंटली न्यूरॉन्स में डिसफंक्शनिंग थी तो उसके अकॉर्डिंग उसे देंगे। अगर कोई उसकी केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं तो उसको कुछ ख़ास किस्म की मेडिसिन दें जिससे उसके जो केमिकल लेवल्स हैं वो आप या हाई हो, ठीक है, या नॉर्मल हो जाएं, ताकि वो नॉर्मल हो सके। तो इसकी बुनियाद पे न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ फेमस हैं, हेल्स्टेड बैटरी, लूरिया नेब्रास्का बैटरी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग इन्वेंट्री,
बेंटन विजुअल टेस्ट, कैलिफोर्निया वर्बल लर्निंग टेस्ट, होपर विजुअल ऑर्गेनाइजेशन टास्क। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी जो मेंटल स्टेट है उसका पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नेक्स्ट कार्रवाई करता है। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होती है, अप्लाई कहाँ कहाँ पे होते हैं टेस्ट। टेस्टिंग क्लिनिकल सेटिंग में होते हैं, काउंसलिंग सेटिंग में, एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस क्लिनिकल साइकोलॉजी का ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है। Status of clinical psychology in the world has shown a sharp progress. The licensed clinical psychologist employed rate in 2010 was 1950 and is expected to grow in 1170 by 2020. Position in the field of psychology are set to grow 19% between 2020 14 and 24. यहाँ पे नीचे AACP अमेरिकन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहाँ पे ये बहुत वसी पैमाने पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। 120,000 प्रोफेशनल्स एंड स्टडिंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी एज मेंबर्स ऑफ एंड गिव्स दैम पब्लिकेशन, एजुकेशनल रिसोर्सेज, कैरियर रिसोर्सेज एंड एडवोकेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी वसी पैमाने पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। ऊपर हमने देखे हैं 32,000 और नीचे हमें 120,000 के करीब डाटा मिला है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से काम कर रही हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से काम कर रही हैं। न्यू साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइंस एक्रीडिटेशन सिस्टम to aggregate clinical psychology training programs will powerfully benefit clinical and public health। यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से कुछ डाटा है, और PPSC, FPSC, NTS, आर्मी, नेवी, PF, यहाँ पे वसी पैमाने पर टेस्टिंग होती है। बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने अपने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ डॉक्टर्स के साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो साथ साथ मुआयना करते हैं ऐसे लोगों का। हर हॉस्पिटल में इनको वैकेंसी मिलती है। सो ये वसी पैमाने पर क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के जहाँ पे PhD की जाती है और इसमें स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टीचिंग में अपनी रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनको आप डीपली रीड भी कर सकते हैं। ये जो मैंने डाटा यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प हो रही होगी। यहाँ पे काफ़ी शोर था और उसकी वजह से मेरी जो एक रैपो थी वो भी अच्छी सी बिल्ट नहीं हो सकी। फाइनली थैंक्स